हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रकाश टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपको हम पिछला वीडियो में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में पूरा डिटेल और विस्तृत जानकारी दिए हैं। उम्मीद है हर स्टूडेंट लोग उसको देख लिए होंगे और कैसे प्रतिबिंब बनता है, कितना प्रतिबिंब बनता है, ये सभी जानकारी हासिल कर लिए होंगे। और आपको बता दें कि हम क्या क्या पढ़ा रखे हैं। तो हम आपको पढ़ा रखे हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सब टॉपिक हम पढ़ा रखे हैं। और कुछ क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो चलते हैं आगे की ओर इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ कि आप हमें थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो कौन है स्फेरिकल मिरर? तो देखिए, वैसा दर्पण या फिर जिस दर्पण का परावर्तक सतह, क्या चीज़? परावर्तक सतह क्या वक्र हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या वक्र हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वक्र कहने का मतलब है कि कर्व होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि कोई स्फेरिकल कांच है। क्या है? स्फेरिकल कांच है। ठीक है, अगर और हम क्या किए, इसको यहाँ से कट कर दिए। क्या किए? इसको यहाँ से कट कर दिए। तो कट करने के बाद देखिए आपके पास जो शेप मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। इस तरह से शेप मिलेगा, इस तरह से शेप मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इसको पेंट नहीं किए हैं तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, इसको पेंट नहीं किए हैं तो लाइट इस पर पड़ेगा और लाइट इधर से क्रॉस कर जाएगा। और जब क्रॉस कर जाएगा तो क्या आपका मिरर बनेगा, आपका प्रतिबिंब इमेज बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइट को जो पास हो जा रहा है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा यहाँ पर। तो कैसे रोकेंगे? तो आपको हम समतल दर्पण में पढ़ा रखे थे कि अगर हमको बनाना है कोई दर्पण तो उसके किसी एक सतह को रंगना पड़ता है, रंजित करना पड़ता है, तब जाकर के क्या करता है, वो दर्पण की भांति कार्य करना पड़ता है, दर्पण की भांति कार्य करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो सतह है ये क्या दर्पण की भांति कार्य करे, गोलीय दर्पण की भांति कार्य करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक तरफ पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन खुल कर आते हैं इसको रंगने का। दो ऑप्शन क्या खुल कर आएंगे? तो देखिए, हम इसको दो तरीक़ा से रंग सकते हैं। दो तरह से रंग सकते हैं। एक तरह तो हम इधर से रंग सकते हैं। क्या इसको इधर से रंग सकते हैं? और दूसरा तरीका यह है, अभी हम इसको बाहर की तरफ से रंगे हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसको अंदर की तरफ से रंगे, इधर। तो दो आपको दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है इसको रंग करने का, एक बाहर से और एक अंदर से। ये जो दर्पण आप ये जो रंगे हैं इसका क्या है, देखिए जिधर से अक्सर वस्तु किधर से रखेंगे, वस्तु किधर रखेंगे, जिधर रंग दिए उधर वस्तु रखेंगे, जिधर नहीं रंगे हैं उधर रखेंगे। तो वस्तु उधर रखेंगे जिधर नहीं रंगे हैं, मतलब वस्तु को आप इधर रखिएगा, वस्तु को इधर रखिएगा। और इसका परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ है ना, तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, इस दर्पण का नाम रहेगा अवतल दर्पण। इस दर्पण का क्या नाम रहेगा? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव। इस दर्पण का नाम क्या रहेगा? कॉनकेव मिरर। इस दर्पण का नाम रहेगा कॉनकेव मिरर। और यहाँ ध्यान दीजिए तो देखिए, इधर से रंगा हुआ है, इधर से रंगा हुआ नहीं है, तो वस्तु किधर रखेंगे? तो जिधर नहीं रंगा हुआ वस्तु को उधर रखेंगे। अगर वस्तु को इधर रखेंगे तो इसका देखिए, इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। और उठा हुआ है जिसको कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे?
उत्तल दर्पण कहेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इसमें हम आपको कुछ और बात बता दें जो आपके काम लायक इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा उसको हम बता दें। तो देखिए ये है स्फीयर, ये क्या है? कोई गोला है, और इसी में से ना आप इसी में से एक भाग को काट करके क्या बना है? दर्पण बना है। तो कहीं ना कहीं ये जो गोला रहा होगा तो उसका कुछ तो त्रिज्या होगा। क्या होगा? उसका कुछ तो त्रिज्या होगा, रेडियस। तो इसी रेडियस को क्या बोलते हैं? इसी रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो में नाइस वीडियो लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमारे सवालों का जवाब भी कमेंट में मेंशन करें। उससे होता क्या है कि हमें ये समझ में आता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर से समझ में आ रहा है और आप वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ उसमें कमेंट में सवालों का जवाब भी मेंशन करें। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। अगर इसी वक्रता त्रिज्या को आधा आधा बांट दिया जाए, उसी वक्रता त्रिज्या को आधा आधा बांट दिया जाए तो ये जो बिंदु है इसको कहते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। उसको कहते हैं फोकस बिंदु। और यही फोकस दूरी अगर बोला जाए, ज्ञात कीजिए फोकस दूरी। फोकस दूरी तो ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? और इसको शॉर्ट में लिखे F=r/2। F=r/2 ये होता है। तो ये सब क्या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि जो गोलीय दर्पण है, हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। क्या क्या होते हैं? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो हम आपको ये भी बता दें कि हम यहाँ पर कितना कंडीशन बनेगा कि हम वस्तु को अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सामने कितनी जगह पे रख सकते हैं। तो पहले आप वो समझिए। देखिए अभी आपको क्या बताए थे कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी गोलीय परावर्तक सतह का एक भाग होता है, उसमें से कट करके बनाया जाता है। तो इसी को कट करके बनाया होगा और यही आपका क्या हुआ होगा? रेडियस। ये रेडियस होगा। अगर हम इतना दूर से इसको मिटा दे तो ये क्या हो गया? ये दर्पण की भांति कार्य करेगा। फिलहाल तो ये क्या दिख रहा है? ये अवतल दर्पण दिख रहा है। इधर से इसको रंगा हुआ, इधर से क्या है? रंगा हुआ है, ये अवतल दर्पण। और ये आपको क्या आर पॉइंट है, आपको पता है इधर से भी तो कुछ डिस्टेंस होगा। और अगर इसको 20 से अगर बांट दिया जाए तो ये हो गया एफ। तो यहाँ पर और देखिए इस भाग को, ये क्या है? ये भाग जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये कहलाता है, इसको कहते हैं पी। पी का मतलब पोल, मतलब ध्रुव। क्या है? ये ध्रुव है। पी का मतलब ध्रुव, पोल, ध्रुव। और ये पी क्या करता है? ये पी पॉइंट जो होता है वह रंगे हुए पूरे भाग को दो बराबर भाग में बांटता है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी और एलपी एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये जो पी है वो क्या करता है। पी क्या करता है? तो रंगे हुए भाग को दो बराबर भाग में बांटता है। साथ ही साथ ये जो लाइन आप पूरा देख रहे हैं ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं पूरा, इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस।
तो हमारे पास जो वस्तु रखने का कंडीशन है, सो देखिए पहला कंडीशन होगा कि हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं। क्या हम कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? दूसरा कंडीशन, अनंत मतलब बहुत दूर पर है। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि आर से परे। परे कहने का क्या मतलब होता है? बियॉन्ड, दूर। तीसरा कंडीशन में हम कहाँ रख सकते हैं? ये हम आपको बेसिक से पूरा समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में, क्लियर समझ में, इसलिए हम पूरा बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। इसमें से आपको ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें फिजूल का है, बेकार है। ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये सब, ठीक है? तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। आर से परे। तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि हम आर पर ही रख सकते हैं। वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? आर पर रख सकते हैं। चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा? आर एवं एफ के बीच भी रख सकते हैं। आर एवं एफ के बीच रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं? और देखिए पांचवा कंडीशन हो जाएगा एफ एवं पी के बीच रख सकते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, एक एफ पर भी तो रख सकते हैं, एफ पर। और छठा कंडीशन क्या हो जाएगा? एफ एवं पी के बीच में भी रख सकते हैं। एफ एवं पी के बीच में। बीच में कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं एकदम पूरा मिडिल में हो, आप थोड़ा सा पी के आगे पीछे भी रख सकते हैं। तो ये कंडीशन है क्या चीज़? वस्तु हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आता है रे डायग्राम, किरण आरेख। तो किरण आरेख जो होता है वह एक नियम के तहत बनाया जाता है। ये नहीं है कि बस इधर से लाइन आए इधर खींच दिए, उधर से लाइन आए उधर खींच दिए। अपने मन से कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है एक नियम के तहत होता है। तो उसके लिए कुछ नियम मेंशन किए गए हैं जिसको कहते हैं रूल ऑफ रे डायग्राम। किरण आरेख के नियम, क्या क्या नियम है वो पहले आप देख लीजिए। रे डायग्राम के नियम, फिर हम बात करेंगे। ये हमने आपको क्या बताया कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? दर्पण के सामने। वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? दर्पण के सामने। वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि उसके वीडियो में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए हम बात कर रहे थे किरण रे डायग्राम, किरण आरेख का, किरण आरेख के नियम, रे डायग्राम। देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, ठीक है। और ये जो रूल हम आपको लिखवा रहे हैं, इस रूल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं इस रे डायग्राम के नियम से भी। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, क्या चीज़? मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य हटा देंगे, मुख्य नहीं की जरूरत नहीं है, मुख्य की जरूरत नहीं है। तो मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाती है या गुजरती है, फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पता है आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था? तो पूछा गया था कि मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती है। इसका मतलब कि मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। या फिर जिस बिंदु से जाती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। इसको हम लोग देखें रे डायग्राम से कि कैसे होगा।
तो देखिए रे डायग्राम से ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इधर से इसको रखना पड़ेगा। ये हो गया इसका पोल P, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो देखिए मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें, तो समानांतर किरणें इस तरह से आएगी, ऐसे 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 ऐसे। हम आपको इंद्रधनुष वाले टॉपिक में बता रखे हैं कि देखिए वहाँ पर भी हमको ये बताया था कि अगर कोई पानी का कोई बूंद क्या हो, अगर सस्पेंशन में मतलब कि वायुमंडल में सस्पेंशन के तौर पर रह जाए, धरती पर वापस ना आए, तो प्रकाश जो होता है उस पर क्या पड़ता है, समानांतर पड़ता है। तो वही बात यहाँ भी है, जो भी वस्तु इधर से रखा होगा उससे समानांतर लाइट आएगा। तो देखिए समानांतर लाइट जो आएगा वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कहाँ से जाता है, ये फोकस से होकर के जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ऊपर ही होगा, समानांतर किरणें क्या होगा, नीचे भी आएगा। तो इस बात की आप ध्यान रखें, कोई भी समानांतर किरण होगा तो वो जब भी जाएगा तो फोकस से होकर ही जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एरो का साइन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। एरो का साइन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम क्या और भी लेंगे तो ऐसा ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और भी अगर रे डायग्राम लीजिएगा तो वह फोकस से होकर ही जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के ही जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कोई भी हो, कहीं भी हो, जो इस दर्पण के समानांतर होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जो होगा दर्पण के रेंज में आएगा, वह परावर्तन के बाद जब भी जाएगा तो वह फोकस पर ही जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, जो जहाँ एक कॉमन पॉइंट पर जहाँ पर कट कर रहा है उसको कहते हैं फोकस। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो कहेंगे टकरा फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरती है, यहाँ गुजरते हुए प्रतीत नहीं हो रही, यहाँ गुजर रही है, ठीक है। तो प्रतीत कहाँ होगा भाई, तो देखिए प्रतीत होगा, ये हम कहाँ आपको बता दिए, अवतल दर्पण में बता दिए। कहाँ बता दिए, अवतल दर्पण में बता दिए। और यहीं से इसी प्रॉपर्टी से, इसी गुण से आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो रहा है। मतलब एक बिंदु पर जाकर के फोकस हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, जमा हो रहा है। और जो प्रकाश को जमा कर दे उसको कहते हैं, जो प्रकाश को जमा कर दे उसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं उसको, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछले साल के ग्रुप डी पेपर में और एलपी के पेपर में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि मुख्य से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर हमने जाती हुई वाला का बना है और हमें प्रतीत होने वाला का भी हम यहाँ बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि चूँकि अवतल दर्पण सारे समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको कहा जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। खुद भी देखें, अपने ग्रुप में जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और से अच्छे तरीक़े से इसको पेश कर सके आपके सामने। देखिए हम दूसरा बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बनाते हैं। उत्तल दर्पण के लिए ये रहा। यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका पोल होगा। और इसका देखिए चूँकि ये क्या हो रहा है, उधर बन रहा है ना, ये इस तरह से कर रहा है, तो इसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इस तरफ होगा। फोकस और रेडियस कर्वेचर उस तरफ होगा, वस्तु को हम इस तरफ रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए मुख्य की समानांतर किरणें, मुख्य की समानांतर किरणें दर्पण से टकराएगी। तो देखिए इसका क्या है, परावर्तक सतह जो इस तरह से मुड़ा हुआ है ना, तो मुड़ा हुआ तो इससे आएगा, तो ये क्या होगा, इधर से चला जाएगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे वापस आ जाएगा, नहीं, ये क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे परावर्तित हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर परावर्तित हो जाएगा और इसको परावर्तित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के इस रे डायग्राम को देखेगा तो उसको लगेगा अरे यार ये तो जो लाइट जो है ना वो लग रहा है कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहाँ से? पीछे से आता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है वही क्या कहलाता है? उसका फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से आ रहा है, और जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया। और ये ध्यान दीजिए, ये किसके लिए हम लोग बनाए हैं? उत्तल दर्पण के लिए बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? उत्तल दर्पण के लिए बनाए हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाए हैं। कॉन्वेक्स मिरर। और देखिए लाइट समानांतर लाइट गया और लाइट होने के बाद क्या हुआ? वह वापस लौट गया, वो भी फैल करके लौट गया। तो जो प्रकाश किरण को क्या करे? बिखेर दे, फैला दे, उसको कहते हैं पसारी दर्पण, यानी कि अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं उसको? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं उसको। यानी कि उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? प्रकाश को बिखेरने का काम करता है। अगर दर्पण में पूछे कौन सा दर्पण प्रकाश को बिखेरने का काम करता है? उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेरने का काम करता है। तो ये हमने आपको क्या किया? फर्स्ट नियम लिखवा दिया कि मुख्य अक्ष समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखिए। अब देखिए ये जो हम रे डायग्राम को बना है ना, ये हम जब प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में तो उसमें आपको हम इसी रूल का यूज करेंगे, इसी नियम के तहत बनाया जाएगा। देखिए दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से पार होती है, आर से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या। अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसको बात रही। यदि सीधे हम लोग लिखते हैं, यदि हटाते हैं वक्रता केंद्र से, देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कभी वक्रता केंद्र आ जाता है, कभी वक्रता त्रिज्या आ जाता है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं होने वाला है, बहुत आसान है। वक्रता केंद्र हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, देखिए थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए कि बिंदु केंद्र दे दिए O, तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर उसको कहेंगे वक्रता केंद्र, वो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। और यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है। अगर बिंदु का बात किया तो वक्रता केंद्र, और पूरा डिस्टेंस का बात किया वक्रता केंद्र से लेकर के परिधि तक तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को शिष्ट डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। When a ray diagram passes through center of curvature, then after reflection it traces its path। कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। इसमें कोई उसका डेविएशन नहीं होता है। तो आपसे यह भी लिख करके पूछ सकता है कि बताइए कि किरण आरेख नियम के अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी?
उसी उसी बिंदु से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, पोल से होकर गुजरेगी। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें सही टिक करना है। तो नियम पता होगा तब ना, इसलिए नियम सीखिए। अगर हम इसका रे डायग्राम बना दें तो देखिए, रे डायग्राम बना दें इस तरह से, और ये है इसका फोकस, ये है इसका फोकस, और इसको हमने बना दिया क्या, वक्रता केंद्र सी। तो अगर कहीं इधर इनफाइनाइट से अगर कोई लाइट आ रहा होगा और ऐसे जाएगा, ये अगर ये ऐसे पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वापस इसी पथ पर वापस आ जाएगा, ये इधर उधर जाएगा नहीं, ठीक है। तो यह बात का आप ध्यान रखेंगे, नियम याद रखेंगे, नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यही डायग्राम किसके लिए बनाए, उत्तल दर्पण के लिए बनाए, इस तरह से यह हमने बनाया है, क्या चीज़, उत्तल दर्पण बनाया है। क्या बनाया है, उत्तल दर्पण बनाया है, ठीक है। इधर इसका क्या होगा, इधर इसका हो जाएगा F, इधर हो जाएगा इसका R, R का मतलब C, वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या ये वक्रता केंद्र है। तो देखिए यहाँ से कोई लाइट पड़ेगा, क्या होगा, यहाँ से कोई लाइट पड़ेगा इस पर ऐसे, यहाँ से कोई लाइट पड़ा इस पर, फ्रेश बना देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से नजर आए। इस तरह से कोई लाइट आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो रंगा हुआ है, और जब रंगा हुआ है तो पार होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सी बिंदु से आते हुए ये जो रे डायग्राम है, ये जो प्रकाश का जो किरण है, ये जो रे डायग्राम है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये जो रे डायग्राम होगा ये वापस आएगा और इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है या लौटते हुए प्रतीत होती है। चलिए आगे देखिए, और भी कोई नियम कानून है। हाँ, और भी नियम कानून है। कौन सा नियम कानून है, चलिए देखते हैं। तो अगला नियम कानून ये कहता है, अगला कानून ये कहता है, क्या कहता है भाई, कि फोकस से होकर, कहाँ से, फोकस से होकर, फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, ये सब हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए लिखवा रहे हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं था इसको लिखवा कर बताने का। हम सीधे रे डायग्राम बनाते 3 और आपको दिखा करके क्लास आगे कर देते, लेकिन नहीं, हमें ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे पूछे गए हैं, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो नो डाउट क्वेश्चन को बदल करके, तोड़ मरोड़ करके फिर से आपको सामने पेश किया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि पिछले साल पूछ लिया गया तो इस साल नहीं पूछेगा, तोड़ मरोड़ को उसमें मिला जुला के बनावटी बातें बना करके आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाएगा। तो इसलिए आपको हम अभी से ये सब पढ़ा दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम पहले भी बोल दिया है कि आपको हम पढ़ा करके एग्जामिनर के जो दिमाग है उससे हम आपको एक कदम आगे ही रखेंगे। वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, ध्यान दीजिए इस बार कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। और जो सबसे फर्स्ट नियम में हम बात किए थे उसमें हम क्या बोले थे कि दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई है, इस बार पहले ही फोकस से गुजर चुकी है। तो फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद, फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। When a ray of light passes through focus, then after reflection it comes out parallel to the principal axis। फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। तो ध्यान रखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है या प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है, वही मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हुई प्रतीत होती है या प्रतीत होती है। अभी प्रतीत होती वाला जो केस है,
तो पहले हम लोग बात करेंगे किसमें, पहले हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में। किसमें बात करेंगे, अवतल दर्पण में बात करेंगे कि कैसे मुख्य अक्ष फोकस से गुजरने वाली किरणें कैसे समानांतर होकर के निकलती है। तो ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। इसका प्रिंसिपल ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल, वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी जो है पोल है, ध्रुव है। ये हमने बना दिया इसका फोकस, और ये बना दिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आपको हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बने रहे वीडियो के अंत तक, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम इसमें कौन सा रूल लेने वाले हैं कि मुख्य अक्ष फोकस, मुख्य ये फोकस से गुजरने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी तो कहाँ जाएगी। देखिए यानी कि पहले ही आपको कहाँ से गुजार देना है, फोकस से पहले ही गुजार देना है। दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष से समानांतर निकल जाएगा इस तरह से। तो ये तो मुख्य अक्ष से समानांतर निकल गया। और जो प्रतीत होगी वो कौन सा होगा, तो वह उत्तल दर्पण में होगा। ये देखिए ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब तक एक तरफ रंगेंगे नहीं तब तक वह कोई दर्पण नहीं कहलाएगा, वह सिर्फ गोलीय परावर्तक सतह ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका पोल। आपको पता है कि इसका फोकस इधर होता है, जिधर रंगा हुआ था ना उसी साइड होता है। बाकी अवतल दर्पण में जिधर नहीं रंगते हैं उधर होता है। और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इस बार क्या हो कि मुख्य अक्ष फोकस किरणें आते हुए प्रतीत होती कब, जब समानांतर निकलेगा तब। देखिए तो ये क्या होगा, ये आएगा इधर से, ये आया इधर से। ठीक है, तो ये लग रहा था कि जैसे कि ये क्या होगा, फोकस से होकर के जा रहा है। तो ये क्या होगा, मुख्य से टकराएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, यही तो आपका मुख्य अक्ष है, इसी के समानांतर निकल जाएगा। क्या ऊपर हुआ तो क्या नीचे भी होगा, ऑफ कोर्स नीचे भी होगा। क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होगा, कोई भी प्रकाश किरण ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से होकर के गुजरेगा तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से समानांतर निकल जाएगा इस तरह से। और ये लगेगा कि जैसे कि फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। फोकस से गुजरने वाले किरणें, मुख्य समानांतर किरणें क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य से समानांतर निकल जाती है। तो क्या यहाँ भी सिर्फ एक ही डायग्राम होगा, नहीं, या आप इसको नीचे भी डायग्राम बना सकते हैं। मतलब यहाँ से कोई पास करा दिया और यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण के लिए कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमने बना दिया अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर। तो ये कुछ नियम है। इसके अलावा एक और छोटा सा नियम भी है जो इसमें हम लोग यूज करते हैं रे डायग्राम बनाने में। वह कौन सा नियम है, देखिए उसमें ये नियम कहता है, चौथा नियम ये कहता है, क्या कहता है, देखिए ये कोई है अवतल दर्पण है, ये इस तरह से है। तो देखिए अगर कोई भी प्रकाश किरण ये क्या होगी, डायरेक्ट अगर पोल पर आकर के गिरती है तो जितना डिग्री के से ये बनाएगी, जितना डिग्री मुख्य से समानांतर बनाएगी वो उतना ही डिग्री पर ये परावर्तित हो जाएगी। तो यह भी एक नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण पोल पर पड़ती है, कोई भी प्रकाश किरण पोल पर यानी डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष के साथ जितना एंगल बनाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगी। यानी कि ये तो सिर्फ वही नियम हो गया, परावर्तन का नियम हो गया। ठीक है, तो इस बात का ये ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं वीडियो, अगर इस वीडियो में अगर हम और ऐड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं बाकी बचे हुए टॉप कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम जरूर आपके सामने आएंगे। तब तक वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना शेयर हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।